आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत वसूल। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। साजिश का लफ्ज जो है वो हम सब जो है रोजमर्रा जिंदगी में सुनते रहते हैं और पाकिस्तानियों का अमूमी तौर पर ये रवैया है कि यहाँ पे कोई भी नई चीज अगर इंट्रोड्यूस होती है, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, मेडिसिन को लेके हो, वैक्सीनेशन को लेके हो, वो कोई इन्वेंशन हो, वो कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, वो कोई सोशल बिहेवियर हो, तो सबसे पहले इनके जहन में आता है कि ये हमारे साथ जो है वो साजिश की गई है, कोई है जो हमें खराब करना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या वाकईतन पाकिस्तान के साथ कोई साजिश हुई है जो हमारा ये हाल है, या फिर हमारी बदहाली के पीछे कोई अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन है आपके पास? बहुत अच्छा सवाल है आपका पारोश भी, आपका शुक्रिया। साजिश तो हुई है। अच्छा, किसी ने पूछा था कि किसी साहब से कि आप भक्कर गए, सुना है वहाँ आंधियां बहुत आती हैं। कहने लगे नहीं, साल भर में एक आंधी आती है, साल भर चलती है। तो साजिशें इतनी ज्यादा तो नहीं हुई, एक ही हुई है और वो चल रही 75 बरस से। और वो साजिश ये है कि पाकिस्तान के लोगों को उनके हक के हुक्मरानी से महरूम रखा जाए। जी। क्यों? इसलिए ताकि वो फैसला साजी हुक्मरानी तो फैसला करने का अख्तियार है ना जी। इट इज द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस। जी। और वो डिसीजंस क्या होते हैं? वो कोई बच्चों की शादियां वादियां तय करने के फैसले तो नहीं होते ना, वसाइल की तकसीम। जी। तो वसाइल की तकसीम पे इजारा यानी मोनोपोली जी जी करने का फैसला अवाम से छीन लेने की साजिश है। अब उस साजिश की फिर शाखें हैं बहुत सी। जी। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के बच्चों को तालीम से महरूम कर देना, और अगर तालीम वो किसी तरह रो पीट के तालीम तक पहुंच भी जाएं तो वो तालीम ऐसी गैर मेयारी होना कि वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ मुकाबला ना कर पाए। ठीक है। पाकिस्तान की औरतों को दूसरे दर्जे का शहरी बना देना जी, ताकि आधी आबादी जो है वो अपने वजूद पे शर्मसार हो जाए। जो अपने वजूद पे शर्मसार होगा वो अपना हक कैसे मांगेगा? वो कैसे किसी नाइंसाफी पे आवाज उठा पाएगा? वो कैसे जो है वो कोई जब मसाइल का हल तलाश करने की बात हो रही होगी तो उसमें अपना हिस्सा कैसे डालेगा? जी। पाकिस्तान में 88 लाख लोग ऐसे रहते हैं जिनका फेथ जो है वो इस्लाम नहीं है। मेजॉरिटी जो फेथ है बिल्कुल वो नहीं है। उन्हें तीसरे दर्जे का शहरी बना देना, उनके खिलाफ दस्तूर में शिक्के शामिल कर देना, बाकायदा तौर पे बज़ाहिर तो यही कहा गया कि वो फलां होगा सदर का, वो सिर्फ मुसलमान हो सकता है, लेकिन वो बात वहां ठहरती नहीं है। सदर कभी मुल्क से बाहर भी जाता है, बीमार भी हो जाता है, उसकी जगह पे एक्टिंग प्रेसिडेंट को आना होता है, तो वो तमाम ओहदे जो एक्टिंग के तौर पे सदर बन सकते हैं वो भी गए। ये तो मैंने मामूली बात की है। जी जी। मुलाजमतों में देख लीजिए, रोजगार में देख लीजिए, मियारे जिंदगी में देख लीजिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में देख लीजिए। गेटो क्या होता है? गेटो होता है जहां किसी खास नस्ल, कबीले या अकीदे के लोगों को रहने पे मजबूर किया जाए या उन्हें होना पड़े, और उसके लिए उर्दू में जो लफ्ज
हिंदी से आया है, वो है बाड़ा। तो आपको मालूम है ना कि हमारे मुल्क के हर शहर में क्रिश्चियन गैटोस, तीसरे दर्जे के शहरी हो गए ना, जी जी। आउट, ठीक है। सियासी अमल में मुदाखलत क्यों की जाती है? उन लोगों को सियासी अमल से बाहर रखने के लिए जो ऐसी फैसला साजी कर सके जिससे अवाम एक डिफरेंस क्रिएट हो, जी, जिससे अवाम बाख्तियार हो सके, जिससे अवाम की जिंदगी में सहूलतें आ सके। ठीक, साजिश हुई ना। फिर बजाते खुद ये रवैया जी कि अपनी तमाम नाकामियों का वो मुआशी हो, वो मिलिटरीली हो, मैं समझ रही हूँ, या वो तालीमी हो, उनका इल्जाम जो है वो सारा लपेट के एक लफ्ज में कि ये हमारे खिलाफ साजिश हुई है। ये साजिश अगर हुई है तो खुद हमने की है और अपने खिलाफ की, ठीक है ना। इससे साजिश का लफ्ज इस्तेमाल करना इसलिए बहुत आसान हो जाता है कि इससे हम बरी जिम्मा हो जाते हैं। It's very abstract, very wide, we don't know. यस यस। और ये एक जरा तवज्जो फरमाइए कि भाई अगर तुम्हारे खिलाफ हर साजिश कामयाब हो जाती है तो फिर साजिश करने वाले की कामयाबी से ज्यादा तुम्हारी नाकामी। तो तुम इतने नाअहल हो, तुम इतने इनकॉम्पिटेंट हो कि तुम्हारे खिलाफ हर साजिश कामयाब हो जाती है। एक और जो पहलू है इसमें वो ये है कि दुनिया बाहमी फायदे पे चलती है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नॉट जस्ट दैट जी, वेल बिफोर दैट and more fundamentally the principle of engagement। ठीक है। तिजारत क्या है, ट्रांजिट क्या है, ठीक है। एक मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारे साथीजा ने हमें समझाया जी कि आप वक्त के साथ बदलती हुई अकदार के साथ लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो अकदार ऐसे नहीं कि वो हमारे किसी दोस्त बिलाल ने या जलाल ने या कमाल ने हमारे खिलाफ खड़ी कर दी है। इंसानी इल्म फैलता है जी, वो तो वक्त में सफर किया होता है और वहां तक लेके आया होता है। मुआशी सरगर्मी फैलती है, इंसानों का बाहम इंटरेक्शन मेल जोल वो बदलता है तो अकदार बदल जाती है जी। मैं अगले रोज जो है वो ऐसी मुझे अचानक ऐसी ख्याल है कि जरा मालूम तो करें कि ये जो एक दूसरे के लिबास पे हम तबसरे वगैरह करते रहते हैं, ये जो सिलाई मशीन है जिसमें नीचे से एक धागा आता है और ऊपर से एक धागा आता है और सिंक्रोनाइज्ड टांके लगते चले जाते हैं, ये हाथ से सीने में कितना वक्त लगता होगा। तो ये कब बनी है? 1846 में। इसका पेटेंट 1846 का है और उसकी जो इब्तिदाई सी शक्ल है वो 1829 की है। इसका मतलब ये हुआ कि निस्फ सदी 19वीं सदी तक, यानी अब से करीब 170 वर्ष पहले ये ना तो बुटीक का कुछ तस्वीर हो सकता था, ना वो कहानियां हो सकती थी जिनमें बेवा माँ सिलाई मशीन चला के को जो है वो पालती है, बड़ा करती है और वो बड़ा साहब बन जाता है, है ना। कहानी का इम्कान भी ना होता, कहानी का इम्कान भी ना होता। और हकीकत में ऐसी खातून मौजूद है जी, वो पुराने जमाने में चक्की पीसती थी, तो ये आ गया कि लोगों के घरों में कपड़े आ रहे हैं, वो सिए जा रहे हैं, ठीक है। ये जो अकदार बदलती हैं इनसे लड़ा नहीं जा सकता जी। आप देखते नहीं है कि वो लोग जो बज़ाहिर जदीदियत की मुखालफत करते हैं
जदीदियत को इस्तेमाल में तो ला रहे होते हैं, वो लाउड स्पीकर से लेके हवाई जहाज तक सफर तो कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। ठीक है। इलाज के लिए वो आला से आला जो जदीद तरीन मशीन है, टेक्नोलॉजी है, प्रोसीजर है, वो तो इस्तेमाल कर रहे होते ऐसे ही हैं। है। तो टेक्नोलॉजी से, नई अकदार से और नए इल्म से जी फरार मुमकिन नहीं, ये साजिश नहीं है। हम अगर ये कहते रहेंगे कि हर नई चीज जो है, हर जो ख्याल आ रहा है वो साजिश है, तो एक तो हम इल्म की जनरेशन में, यानी इल्म पैदा करने में, इल्म तख्लीक करने में पीछे रह जाएंगे। जब उसको कबूल ही नहीं कर रहे होंगे तो उसमें हिस्सा कहाँ से डालेंगे? एक दूसरी बात, ऐसा करने से हमारी मईशत पीछे रह जाएगी। जब ब्रिटिश ने हिंदुस्तान पे वो बड़ा कब्जा किया, जिसे हम जंगे प्लासी कहते हैं, तो हिंदुस्तान की मईशत पूरी दुनिया की मईशत का 24% थी। और जब अंग्रेज यहाँ से 1947 में वापस गया तो हिंदुस्तान की मईशत दुनिया की मईशत का सिर्फ 4% रह गई। अच्छा, अब इसका एक जवाब तो हमारे मेहरबान दोस्त जो है वो ये देते हैं कि हमें लूट के ले गए। हाँ जी, हाँ लूटा, जाहिर है कि वो यहाँ हमें देने तो कुछ भी नहीं आए थे, खिलाने तो नहीं आए थे, वो हमारे वसाइल इस्तेमाल करने आए थे, वो हमारे लोगों की मेहनत का इस्तेहसाल करने आए थे। हाँ जी। लेकिन इतना बड़ा फर्क जो महज 24 से 4 24% से 4% रह जाना, ठीक है, जबकि आबादी भी बड़ी हो। इस दौरान में 1707 में जब औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल होता है, जो कि आखिरी ऑथेंटिक मुगल एम्परर था, उसके बाद के 150 बरस जो है वो तो बस यूं समझिए कि किराए की दुकान थी जी, इफेक्टिव गवर्नमेंट नहीं थी। हमलावर भी आ रहे थे और अंग्रेज वन आफ्टर अनदर रीजन्स पे कब्जा भी कर रहे थे। जब औरंगजेब का इंतकाल हुआ है तो पूरे हिंदुस्तान की आबादी, जिसमें आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान भी शामिल है, 15 करोड़ थी। आज आप 1 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी 40 है या 41 है। हमारी तो डाटा ही जो है वो क्वेश्चनेबल है, बट स्टिल 23 करोड़ 30 लाख ये 1/40 में शामिल कर लीजिए जी, ठीक है, 1/63 हो गया, ठीक है। और 17 करोड़ आबादी जो है वो बांग्लादेश की, तो 63 1 अरब 80 करोड़, 15 करोड़ से 1 अरब 80 करोड़ हुए हैं। अभी हालांकि बांग्लादेश और इंडिया की मईशत जो है उसने गुज़श्ता 2 या 3 दिहाइयों में तरक्की की है, उसके बावजूद हम वहाँ नहीं है। इसकी बुनियादी वजह वो लूटमार नहीं है, मिली में है, वो फैक्टर है। हम उसको ओवर ब्लो इसलिए करते हैं ताकि हमारे अपनी जिम्मेदारी से छूट सके। हुआ ये है कि इस दौरान में मगरब ने इल्म में, बहुत तकनीक में, टेक्नोलॉजी में जो तरक्की की है, अपनी पैदावार जो बढ़ाई है जी, वो उसके लिए बुनियादी तौर पर जिम्मेदार है। जो जर्मनी डिस्ट्रॉय हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो अगर आज यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है तो हमें कुछ कमी है, तो हमें कुछ कमी है। ये तो हो गई हमारी दाखिली साजिश। किसी कौम के खिलाफ इससे बड़ी साजिश नहीं हो सकती कि उसका एक छोटा सा तबका आवाम के बड़े हिस्से को उनके हकूक और मौके और सलाहियत से महरूम कर दे। कुछ साजिशें हुई हैं जी, जिनमें से एक ये है
कि सर्द जंग के दौरान जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड थी, जो सरमायादार दुनिया थी, वो हमारे आमरों के साथ, डिक्टेटर्स के साथ समझौता करती थी, क्योंकि वो उनके काम आते थे। किसी भी दिन हम में से आप या हमारा कोई भी देखने वाला या मोहतरम देखने वाली तो सिर्फ गूगल पे जाएं और वहां लिखें यूएस असिस्टेंस टू पाकिस्तान ईयर बाय ईयर 1947 से 2020 तक का डाटा तो दस्तयाब है जी। ठीक है, पहले 2 या 3 बरस ड्राई हैं, फिर हम सीटों और सेंटर में चले गए। तो मामला कहाँ से शुरू होते हैं? 1958 से, जो अयूब का एरा है। 10% एनुअल ग्रोथ हमने 1954 में की है, जब हम कोरिया की जंग में साथ दे रहे थे। वो पाकिस्तान की तारीख में एक बरस में जीडीपी की ग्रोथ का रिकॉर्ड है कि हमने 10% तरक्की की जी। ये और बात है कि वो कहाँ लगी, वो उसके लिए जनरल मिठा की किताब खोलिए और पढ़िए और देखेंगे वो कहाँ हुई। उसके लिए कुरातुल हैदर की तसनीफ हाउसिंग सोसाइटी देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि वो कहाँ लगी। उसके लिए जो है वो खैर वो बात और तरफ ले जाएगी जी। अयूब का पूरा एरा आपको जो है वो डॉलरों से भरा हुआ नजर आएगा। बिल्कुल 70 सारा ड्राई है, 71 ऑनवर्ड भुट्टो साहब के 5.5 बरस 77, फिर 79 आता है, फिर हम अफगान वार में जाते हैं, फिर डॉलरों की बारिश होती है, फिर मार है, फिर 80 की दिहाई है, और फिर डॉलर है, और फिर पैनी बाय पैनी जो है जितना हमें अमेरिका दे रहा है उतना ही हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब दे रहा है, और हमारी मिडिल क्लास फैल रही है, और हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं, और हमारे घरों में जहाँ एक बल्ब जल रहा था वहाँ ट्यूबलाइट्स जल रही हैं। वहाँ पे पहली दफे मेरे जैसी क्लास के जो गरीब लोग थे उन्हें पहली दफे पता चलता है कि एक चीज रेफ्रिजरेटर होता है और एक चीज एयर कंडीशनर होता है। हमें तो एयर कंडीशनर और फ्रिज का फर्क मालूम नहीं था, क्योंकि हमारे घरों में थे नहीं जी। उसके बाद 90 की दिहाई आती है, नवाज शरीफ और बेनजीर ड्राई है। उसके बाद दिहाई आती है परवेज मुशर्रफ साहब की, फिर से बारिश। तो मेरे भाई फिर उसमें बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स आते हैं, फिर हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ग्रो करती है, फिर लोग जो है वो ज्यादातर टीवी देखते हैं। अब ये बातें भी आपकी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि 36 अरब डॉलर की हमें रियायतें दी गई पेरिस क्लब की तरफ से 2002 में, चूंकि हम फ्रंट लाइन इलाई करा पाए, नेटो नॉन नेटो फर्स्ट लाइन इलाई जी राइट। तो वो उसमें हमें मिले, वो हमने कहाँ खर्च किए, वो हमने वो सब्सिडीज दी जिसपे आज हम पीट रहे हैं जब वो वापस लेने का वक्त आया, क्योंकि अब वो सब्सिडी कहाँ से दें हम, क्योंकि अब तो उनका मकसद पूरा हो गया। अब तो हम उनके काम के नहीं ही हैं, अब तो कोई सर्दवार नहीं है। ये साजिश हुई। एक साजिश में आपको और देता हूँ, ये जो हमारा कराची है, ये इंजन था पाकिस्तान के मईशत का, तमद्दुन का, तहजीब का और तरक्की का, और जो इसकी लोकेशन थी जी वो ऐसी थी कि ये पाकिस्तान को कहीं से कहीं ले जा सकती थी जी। तो एक ब्रादर इस्लामी मुल्क की मेहरबानी से कराची वो बन गया जो आज है कच्ची बस्ती, स्लम एरिया, झोंपड़ पट्टी, और दुबई की रोशनी में जाग उठी। साजिश तो हुई। ये जो इमरान प्रोजेक्ट जिसकी अभी हम नाकामी देख रहे हैं, इसे नाकाम होना ही था। ये हमारे जैसे कुछ इस मुल्क के दरीदा दहन नवाए वक्त की जुबान में कह रहा हूँ, मुसलसल कह रहे थे साहबो ये मत करो, ये तुम गलत कर रहे हो,
آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لفظ استعمال کیا جا رہا تھا گیم چینجر، جی جی سی پیک کے لیے. جی. گیم چینجر کی بنیاد اسد زرداری صاحب کے ذرا چین کے دورے گن جائیے جب وہ صدر تھے، اور مئی 2013 میں جب ابتدائی معاہدہ طے پایا ہے صدر اسد زرداری، اور پھر اس کو آگے لے کے چل رہے تھے نواز شریف صاحب. اور ہم 2017 میں جو ہمارا سب سے بڑا بحران تھا، دو تھے. ایک انرجی کا، بجلی آپ کو یاد ہے نا 2012 میں کدھر جا رہی تھی، لوڈ شیڈنگ کتنی ہو رہی تھی. اور دوسرا دہشت گردی کا. پورے 2022 میں یہ جو گزرا سال ہے، دہشت گردی کے اتنے حملے نہیں ہوئے جتنے صرف جنوری 2008 میں ہوئے ہیں جب الیکشن ہوا ہے. 2013 میں ہوئے ہیں. ANP، پیپلز پارٹی، یہ MQM، ان کو جو ہے وہ انتخابی مہم نہیں چلانے دی گئی. محفوظ کون تھا؟ مسلم لیگ نواز اور PTI. جی. سازش ہوئی ہے بیرونی، لیکن وہ سازش اندر والوں کے ساتھ مل کے کی گئی ہے. نشانہ ایک ہی ہے، اور وہ پاکستان کے عوام ہیں، وہ پاکستان کی ترقی ہے. اور ان باہر والوں کے ساتھ لڑنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے، ہمارے وہ وسائل نہیں ہے. لیکن ایک راستہ تو ہے نا. لیٹس بی ٹرو ٹو آور پیپل. آئیے اپنے لوگوں کے ساتھ سچ بولیں، آئیے اپنے لوگوں کی بہتری کے بارے میں سوچیں. جب ملک جو ہے وہ معاشی بدحالی کی اس سطح پہ پہنچا ہوا ہے کہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا ہم ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر گئے ہیں یا نہیں، تو ایسے میں اگر ہم اب میں نامناسب لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر ہم افغان طالبان والا شوق پالیں گے، میں نے کافی سارے لفظ چھوڑ کے پھر یہ کہا، یا ہم کھلی منڈی سے $300 ملین خرید کے ایک غیر ترقیاتی مد میں خرچ کریں گے. اور یہ ہم نے 2 مارچ کو کیا ہے، آج 8 تاریخ ہے، 6 دن پہلے کیا ہے. سازش تو ہوئی ہے، لیکن یہ سازش اگر بیرونی ہے تو وہ اندر والوں کے ساتھ مل کے ہے، اور اندر والوں نے باہر والوں کے ساتھ مل کے بھی کی ہے اور باہم بیٹھ کے بھی کی ہے. یہ جو آئے روز آڈیوز اور ویڈیوز آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اداروں کو تباہ کیا گیا ہے. اگر سیاسی مقدمات میں اعلیٰ ترین سطح پہ ہماری عدلیہ کی ساکھ اتنی کمپرومائز ہو جائے گی تو پاکستان کا کون سا شہری ہے جو یہ توقع رکھے گا کہ یہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر ہوگا، کہ اسے انصاف مل سکے گا؟ جب انصاف مل جائے گا. ریاست کیسے ترقی کرتی ہے؟ جب اس کے شہری اس کے اداروں پہ، اس کی انتظامیہ پہ، اس کی حکومت پہ، اپنی رہنماؤں پہ، اپنی قیادت پہ، اپنے ذمہ دار عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں. اس بھروسے کو جو جڑیں کاٹی گئی ہیں، یہ سازش ہے. اور کسی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم کہاں رہتے ہیں اور کس حال میں ہیں، اور نہ دنیا اتنی فارغ ہے کہ وہ ہمارے خلاف سازشیں کرتی رہے. اچھا، دنیا اتنی فارغ نہیں ہے کہ ہمارے خلاف سازشیں کرے، تو یہ جو معاشی پابندیاں ہوتی ہیں اور جو سیاسی مداخلتیں ہوتی ہیں، کیا اس کو ہم سازش کے کانٹیکسٹ میں لے سکتے ہیں؟ دنیا بھر میں مختلف ممالک پہ جب وہ ایسی پالیسیاں اپناتے ہیں جس سے انٹرنیشنل آرڈر کو، امن عالم کو خطرات لاحق ہوتے ہیں، تو ان پہ پابندیاں لگتی. ایران پہ لگی، کیا ساؤتھ افریقہ پہ نہیں لگی جب وہ اپارتھائڈ کی یعنی نسل پرستی کی پالیسی اپنائے ہوئے تھے؟
नॉर्थ कोरिया पे नहीं है क्या? वैसे उनका हाल आप देख लीजिए। पाकिस्तान पे तो इस तरह की पाबंदियां लगी नहीं, पहली दफे प्रेसिडेंट जो है वो उस वक्त आई जब जियाउर हक साहब में से जा चुके थे जी। और दूसरी बात यह है कि इसमें हमने ये देखा कि एक इस तरह की पाबंदियां जो फैसला करने वाले होते हैं उन पे असरअंदाज नहीं होते, आम आदमी उससे जो है वो मुतासिर होता है, ठीक है। बल्कि आमराना और अथॉरिटेरियन और तहक्कुमाना जो हुकूमतें होती हैं उन्हें बहाना मिल जाता है कि देखें चूंकि दुनिया हमारे खिलाफ है, लिहाजा खबरदार अगर आपने हमारे जमहूरियत का नाम लिया। पाबंदियों के नतीजे में आमरीतें मजीद मजबूत होती हैं और अवाम मजीद डिसएम्पावर होते हैं। सो आई बिलीव कि इस तरह की सैंक्शंस जो हैं ये इनइफेक्टिव हैं। There can be other ways. There can be other ways, जो ये इनइफेक्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब एक सवाल वो ये कि क्या आपको भी ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को लगती है कि हमारे खिलाफ जो है वो कोई सीक्रेट एग्रीमेंट किया हुआ कुछ आलमी ताकतों ने जिसकी वजह से हमारे ये हालात हैं? ऐसे कोई एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं? मेरे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, मेरे पास ऐसा दावर करने की कोई वजह नहीं है। और ये जो हम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं ये भी तो एग्रीमेंट है। ये कौन सा एग्रीमेंट है? इफ इट इज एन एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट के लिए जो पुराना जमाना था ना जब पापाए रोम की हुकूमत थी तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था कॉवेनेंट। जी। तो एग्रीमेंट का तो मुझे पता नहीं है, बट आई नो द कॉवेनेंट अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द कॉवेनेंट इज टू कीप देम इलिटरेट, पुअर एंड वॉइसलेस। वॉइसलेस कैसे करते हैं? उसका मीडिया खत्म कर दो, उसकी साख खत्म कर दो और उसका ट्रस्ट मीडिया पर से खत्म कर दो और उन लोगों पर अदालतों पर से खत्म कर दो, इंतजामिया पर से खत्म कर दो और हर बंदा दूसरे के बारे में यही सोच रहा हो कि कह रहे थे गलत ही कह रहे हैं, ये कह रहा तो गलती कह रहा है, ठीक है। तो यस, मैं नहीं समझता कि इस किस्म का कोई, ये वही है प्रोटोकॉल ऑफ द एल्डर्स ऑफ 1896, यानी इसका कोई वजूद नहीं है, ये हवाई बातें हैं, ये हवाई बातें हैं, ठीक है। जो लोग सारी बातें करते हैं और जिन लोगों के बारे में करते हैं उन्हीं से जाके जो है सबसे पहले भीख भी मांगते हैं और इमदाद भी मांगते हैं और उनके से सरपरस्ती भी मांगते हैं। जी जी, आज के एपिसोड से इतना ही। अपना ख्याल रखें।